वित्त मंत्री के नाम चिट्ठियों की खेप में आज किसकी चिट्ठी आई है, आइए देखते हैं। निर्मला मैम, नमस्ते। मेरा नाम सौमित्र है। मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला हूँ। दिल्ली की एक पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैंने अभी पूर्वा एक्सप्रेस की जनरल बोगी की सीढ़ियों पर बैठकर अपना सफ़र शुरू किया है। स्लीपर में मेरी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुई और एजेंट 635 रुपये वाली सीट को कंफर्म कराने के 1500 रुपये मांग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। खैर, कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। देश की 3 पीढ़ियाँ गुजर गईं, रेल यात्रियों की फूटी किस्मत नहीं सुधरी। बजट का मौसम है और मेरा सफ़र लंबा है। मन में आया कि आपको एक चिट्ठी लिख भेजूं। कहीं पढ़ा था कि आपने बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। ट्रेन की रफ्तार के बीच मेरे विचार झटके खा रहे हैं। निर्मला मैम, मैं बीते 15 सालों से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। कभी ये नहीं समझ पाया कि इतने बदलावों के बाद भी टिकटों की ये कालाबाजारी ख़त्म क्यों नहीं होती। एक के बाद एक रेल बजट आते गए, बजटों का आकार बढ़ता गया, लेकिन मेरे जैसे जनरल बोगी में सफ़र करने वाले मुसाफिर के दिन नहीं बहुरे। अधिकांश स्टेशन और ट्रेनें अभी भी सफाई से महरूम हैं। टिकट के लिए मारामारी कम नहीं होती। स्टेशन पर मिलने वाली चाय और खाना जितना महंगा है, उतना ही खराब भी। रेलवे की छोटी बहन यानी लोकल EMU भी उसी हाल में है। महंगी ट्रेनों में चलने वाले ज़रूर आपको ट्वीट करते होंगे, बधाई भेजते होंगे, खाने पीने के फ़ोटो लगाते होंगे। हम तो अब भी घर में बता नहीं पाते कि जनरल बोगी में क्या भुगत कर आए हैं। वित्त मंत्री जी, साफ ट्रेनों में चलना, समय से पहुंचना, अच्छी सुविधाओं के तो हम भी हकदार हैं। अब तो रेल बजट खत्म हो गया है। आम बजट से रेलवे के बारे में पता चलता है। निर्मला मैम, मेरे बेटे ने YouTube पर विदेशी ट्रेनों के वीडियोस देखे। कह रहा था कि पापा, क्या आपकी भी ट्रेन ऐसी ही है? आप बजट में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उम्मीद है मेरे बेटे के अरमानों की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। आपका सौमित्र। डाकिया आया, डाकिया आया। देश भर से लोग लिख रहे हैं वित्त मंत्री के नाम चिट्ठी, चिट्ठी अरमानों की। मेरे हाथ में एक ऐसी ही चिट्ठी है। देखते हैं किसने भेजी है ये चिट्ठी और वो क्या कहना चाहता है वित्त मंत्री जी से। ये चिट्ठी किशोर की है, भुवनेश्वर से, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। किशोर लिखते हैं, निर्मला मैडम नमस्ते, मेरा नाम किशोर है, भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल में इंटरवल की घंटी बजी है, बच्चे ग्राउंड में खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं स्टाफ रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा और खबर छपी है कि आपने बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। एक चिट्ठी के माध्यम से आपको अपना हाल बता रहा हूँ। मेरे हाल से ही मेरी ज़रूरतें छलक जाएंगी। मैडम, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ। पहले दिन में 4-5 चाय पी जाता था, आजकल 2 कर दी हैं। क्या करूँ? स्कूल के बाहर बैठने वाले बब्बन ने चाय 15 रुपए की कर दी है, और वो भी क्या करे, दूध से लेकर राशन तक सब तो महंगा हो रहा है। मैडम, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी ख्वाहिशों और ज़रूरतों के बीच सैंडविच बनकर रह जाती है। इन दिनों ज़रूरतों का मुंह इतना बड़ा हो गया है कि ख्वाहिशों का दम घुट रहा है। माँ बाबूजी को तीर्थ पर ले जाना है और पत्नी माला कई दिन से बोल रही है कि वॉशिंग मशीन ले लो। ठंडे पानी से कपड़े धोते धोते उसके हाथ सूज जाते हैं। तनख्वाह से घर के खर्चे ही पूरे नहीं पड़ रहे। अचानक कुछ हारी बीमारी आ जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता कि माँ, बाबूजी और माला को क्या समझाऊं। माँ बाबूजी को यही बोल रहा कि 2 साल से अभी तो कोरोना का डर है, अभी रुक जाओ। मन ही मन
वो भी तो समझते ही होंगे। मिडिल क्लास कहीं सच नहीं बोल पाता, न घर में और न समाज में, बस सब सहकर मुस्कुराता रहता है। खैर, माला अब घर में सिलाई का काम करने लगी है। बोल रही थी कि सरकार से बोलना बेकार है, सिलाई के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसी से मशीन ले लेना। मुझे परिवार की ख्वाहिशों की फिक्र है, ऊपर से भविष्य की चिंता खाई जाती है। इस साल बेटा आज 11वीं में आएगा, साइंस साइड से पढ़ रहा है तो 2 ट्यूशन लगाने होंगे, लैपटॉप दिलाना होगा और फिर इंजीनियरिंग की कोचिंग का भी तो खर्चा है। इन्हीं सब के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा। मैडम, मैं बीटेक नहीं कर पाया, प्राइमरी का टीचर हो गया किसी तरह। बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों के घर वाले बहुत तारीफ़ करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। कुछ बच जाता तो मैं एक स्कूटी ले लेता, कभी बस से तो कभी पैदल स्कूल आता हूँ, लेकिन अभी बेटे का सोचकर ही टाल दिया। क्या बेकार में कर्ज लेना होगा तो अजय की पढ़ाई के लिए लेंगे। 90,000 छोटी रकम थोड़ी होती है। मैडम, एक बार अजय का अच्छा हो जाए तो मैं माला के साथ हवाई जहाज में ज़रूर बैठूंगा। गांव की ज़मीन पर एक मंदिर और एक दवाखाना बनाने की इच्छा है। मेरे बाबूजी मुफ्त दवा बांटते थे और लोग बहुत मानते भी थे उनको। खैर, ख्वाहिशों का क्या। मैडम, इस बार मिडिल क्लास की ज़िंदगी का कुछ खर्च घटा दीजिए। हमारे अजय की आगे की पढ़ाई सस्ती हो जाए, उसे अच्छा सस्ता कॉलेज मिल जाए, कहीं से कोई वजीफ़ा मिल जाए। बहुत होनहार है मेरा बेटा। निर्मला जी, मेरा पूरा परिवार आपको युगों तक दुहाई देगा। हमें ना उम्मीद मत करिएगा मैडम। आपको अजय और माला के अरमानों की दुहाई है। आपका किशोर। डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज एक और चिट्ठी आई है। आइए देखते हैं आज किसका खत आया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी, नमस्कार। मैं देव कुमार गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ट्रॉनिका सिटी में मेरी थैले बैग बनाने की एक फैक्ट्री है। अभी फायर विभाग के बाहर कुर्सी पर बैठा हूँ। अधिकारी से बेइज्जत होकर निकला हूँ। फाइल लेकर इंतजार करने को कहा गया है। जब तक साहब लंच से फारिग होंगे, मैंने सोचा आपको चिट्ठी लिख दूं। वित्त मंत्री जी, सामान्य दिनों में 2 बजे मेरी फैक्ट्री में हम सारे अधिकारी कर्मचारी साथ खाना खाते हैं, लेकिन आज मुझे फायर विभाग से सीधे श्रम विभाग जाना है। एक अर्जी लंबे समय से दफ्तर की मेज पर है। हमारे लिए ये नई बात नहीं है। महीने के आधे दिन ऐसे ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में गुजर जाते हैं। कभी ईपीएफओ तो कभी पॉल्यूशन, कभी ईएसआईसी तो कभी फायर। 30 से ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां हमारी हाजिरी लगती है। सिंगल विंडो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी घोषणाएं इन्हीं सरकारी दफ्तरों की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। आजकल तो और भी बुरा हाल है। इन सरकारी दफ्तरों से समय बचता है तो बैंक मैनेजर की मान मनौवल में निकल जाता है। वित्त मंत्री जी, आपको सच बताता हूं, पिछले 1 महीने में एक बड़ा निर्दयी फैसला करना पड़ा। और सच बताऊं, ये फैसला करते हुए मुझे रोना आ गया। मुझे 25 कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकालना पड़ा। मेरी फैक्ट्री के कर्मचारी तो मेरे लिए बच्चों के जैसे हैं, लेकिन अब जब काम ही नहीं है तो मैं क्या करूं।
अगर मैं निकालता नहीं तो जो बचे हैं उनका काम भी बंद हो जाता। आप कहते हो सब ठीक है, यहां मांग ही नहीं लौट रही है। हमारी लागत का पूछिए, कर्ज तो इतना महंगा है कि अब हिम्मत ही नहीं पड़ती। यकीन मानिए, हमें अगर कोई राहत मिलती है तो हम दसियों का पेट पालते हैं। निर्मला मैम, हम छोटे मझोले तो हैं, लेकिन बड़े बनने की कोशिश में हैं। हम छोटे शहरों कस्बों की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने दफ्तर में स्वागत करती हैं, और हम तो सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियों पर बैठकर अफसरों की दया का इंतजार करते हैं। वित्त मंत्री जी, कभी हमसे भी पूछिए कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा है। बजट में अगर हमारी लागत कुछ कम कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आप सरकार हैं और आपसे उम्मीद करना हमारा हक है। आप तो मंत्री हैं, अब तो कुछ कीजिए ना। आपका देव कुमार। डाकिया आया, डाकिया आया। नमस्कार। लोग वित्त मंत्री को अपने अरमानों की चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आइए जानते हैं आज किसकी चिट्ठी आई है। आज हमें कार्तिक की चिट्ठी आई है, तो आइए जानते हैं कार्तिक क्या कह रहे हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी, नमस्ते। मेरा नाम कार्तिक है, पुणे का रहने वाला हूँ। नोएडा के एक स्टार्टअप में पिछले ही महीने नौकरी लगी थी। अभी शिफ्टिंग भी नहीं पूरी हो पाई थी कि आज एचआर ने मेल करके बताया कि छटनी की एक लिस्ट तैयार हुई है, उसमें मेरा नाम भी है। नौकरी की शर्तों के मुताबिक कंपनी 1 महीने का वेतन देगी। मैम, ये नौकरी केवल मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी, बल्कि मेरे परिवार के लिए भी ज़रूरी थी। पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं, घर में छोटे भाई बहन हैं। जैसे तैसे एजुकेशन लोन लेकर मैंने बीटेक किया था। कर्ज दिनों दिन महंगा हो रहा है। कर्ज की किस्त हर महीने 2 महीने में बढ़ जा रही है। नौकरी जाने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा कि बैंक का पैसा कैसे चुकाऊंगा। नौकरी जाने की खबर घर वालों को सुनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैम, मेरे साथ 300 और लोगों की भी नौकरी गई है। स्टार्टअप से जा रही नौकरियों की सुर्खियों के बाद दिल बैठ सा गया है। आगे क्या होगा नहीं पता। मैम, क्या देश के भारी भरकम बजट से हमें कुछ मिल पाएगा? क्या हम लोगों की सरकार कोई मदद नहीं कर सकती? अमेरिका की तरह कोई बेरोजगारी भत्ता क्या हमें नहीं मिल सकता? क्या सरकार किसी और कंपनी में हमारी नौकरी लगवा सकती है? क्या सरकार कोई ऐसा नियम बना सकती है कि कंपनियां हमारी नौकरियां ही ना ले? मैम, अगर मंदी आ रही है तो क्या इतनी बड़ी सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती? आप मेरी माँ की तरह हैं। अब मैं किससे कहूँ अपने मन की? आप समझ सकेंगी कि अच्छी खासी नौकरी गंवाने का क्या हाल होता है। मैम, यकीन मानिए, मेरी आंखों में आंसू हैं और हाथ कांप रहे हैं। बार बार परिवार वालों का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अब और नहीं देख पा रहा हूँ। हम युवाओं को आप नेता लोग देश का भविष्य बताते हो। हम कहाँ जाएं? क्या करें? मैम, प्लीज़ बजट में मेरी मदद करिए। मेरा परिवार बड़ी उम्मीद के साथ आपको विनती भेज रहा है। आपका बेटा कार्तिक।